तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। दुधारू पशुओं में अपच की समस्या एवं उसका निवारण। अदरक की वैज्ञानिक विधि से खेती पर जानकारी। जल संरक्षण पर अन्नदाता की एक खास रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश में डेयरी व्यवसाय कृषि के साथ निरंतर आय प्राप्त करने का एक मुख्य जरिया है, लेकिन इस व्यवसाय में कई समस्याओं का सामना पशुपालकों को करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे पशुओं में अपच के बारे में। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो इसका सीधा प्रभाव पशु के दुग्ध उत्पादन पर पड़ेगा। तो कैसे करें इस समस्या का निवारण, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं एक पशु वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. शर्मा से। पशुओं में पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां पशु रोगों का एक बड़ा भाग है और इसके अंदर पशु के जो भोजन लेने से लेकर और उसमें मल त्याग तक की जो प्रक्रिया है ये पाचन से संबंधित प्रक्रिया है। पाचन तंत्र से संबंधित जो सबसे प्रमुख रोग खास तौर से गौवंश के अंदर भैंसों के अंदर देखने को मिलता है वो है सामान्य अपच, सिंपल इंडाइजेशन जिसे चिकित्सकीय भाषा में कहा जाता है। और आए दिन इन प्रजाति के पशु इस रोग से ग्रसित होते रहते हैं। तो इस रोग की जो प्रमुख कारण है उसके अंदर पशु का खान पान ये सबसे प्रमुख कारण होता है। अगर पशु के खान पान के अंदर अकस्मात कोई परिवर्तन कर दिया जाए तो पशु अपच से ग्रसित हो जाता है। दूसरी बात कि पशु को यदि सड़ा हुआ घास चारा खाने में आ जाए तो उसके कारण उसके अपच हो सकती है। यदि पशु को दाने के अंदर व्होल ग्रेन खिलाया जाए, संपूर्ण दाना खिलाया जाए या आटा करके खिलाया जाए तो पशु को अपच हो सकती है। अपच की बीमारी उन पशुओं के अंदर भी देखी जाती है जो कमज़ोर हैं, जो कि माल न्यूट्रिशन से ग्रसित हैं, जिनके शरीर के अंदर पोषण तत्वों की कमी है। तो ऐसे पशु अकस्मात अपच की बीमारी से ग्रसित होते हैं। इससे ग्रसित पशु के जो प्रमुख लक्षण हैं उनमें एक तो पशु जो है वो खाना पीना छोड़ देता है, एनोरेक्टिक हो जाएगा, कई बार ऑफ फीड भी हो जाएगा। दूसरी बात कि पशु जो है वो जुगाली करना बंद कर देगा, रूमिनेशन नहीं होगा पशु के अंदर। तीसरी बात जो है कि उसे कब्ज रहेगी, यानी कि जो वो मल त्याग करेगा वो कठोर होगा और कम मात्रा में रहेगा या कई बार उसे जो है स्ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ड्यूरिंग डेफिकेशन, मल त्याग करते समय। तो इस प्रकार पशुपालक भाई पहचान सकते हैं कि उसका पशु सामान्य अपच से
ग्रसित है। सामान्य अपच रोग के उपचार के लिए पशुपालक भाइयों को चाहिए कि कोई भी जो स्टोमेकिक पाउडर है, पाचक जो पाउडर हैं विभिन्न कंपनियों के हैं, सामान्यतः इनकी मात्रा 30 से 50 ग्राम पशुओं को खिला सकते हैं। और साथ में मीठा सोडा, खाने का मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये भी दिया जा सकता है 30 ग्राम जो है वयस्क पशु को गौवंश के अंदर और भैंसों के अंदर। इसके अलावा पशुओं को आप 300 से 400 ml तक मीठा तेल दे सकते हैं। पशु को आप छाछ जो है वो 1.5 से 2 लीटर के आसपास आप उसे छाछ पिला सकते हैं। तो ये घरेलू उपचार है जो सामान्य अपच, चाहे पेट में गैस हो या नहीं हो और कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज अगर ज़्यादा है तो आप पशु को अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल जो है खासतौर से छोटे पशु में, बछड़ों के अंदर ये आप दे सकते हैं। तो ये काफ़ी कारगर रहता है। पशुपालक भाई स्वयं कुछ प्राथमिक उपचार की जो औषधियाँ हैं वो अपने घर पर रखें, तो आवश्यकता पड़ने पर पशुओं को दें। इसके अलावा बचाव का तरीका जो मैंने आपको कारण बताए थे इससे संबंधित, अगर उन कारणों को हम नहीं होने दें, जैसे कि पशु के आहार के अंदर अकस्मात कोई परिवर्तन नहीं करें। अगर आप कोई विशेष प्रकार का चारा खिला रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब ये चारा खत्म होने वाला है, तो जब नया कोई अगर आप दें तो नई चीज़ पुराने के अंदर मिक्स करके दें और धीरे धीरे पुराने आहार को विड्रॉ करें और नए आहार को उसके अंदर आप शामिल करें, उसके अंदर आप इंक्लूड करें। पशुओं को जो है पूरा दाना या आटा, जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया, ये नहीं देना चाहिए। दलिया करके जो है इन्हें दाना या अनाज जो है वो दलिया करके इन्हें देना चाहिए, जिससे ये बड़ी आसानी से पचा पाते हैं। और तीसरी बात कि सड़ा गला हुआ जो चारा है या खराब चारा है, ये पशुओं को कोई बचा हुआ, जैसे कई बार रहता है कुछ घर में जो मनुष्य अपने उपयोग में ले लेता है, आटा खराब हो गया कि पशु को डाल दो, तो ऐसी जो है प्रैक्टिस उससे बचा जाना चाहिए। जो कमज़ोर पशु हैं, जो पशु जो है डिहाइड्रेटेड हैं, तो पानी जो है एक तो निरंतर उन्हें मिलता रहे पीने का पानी। अब गर्मी का समय है तो पीने का पानी जो है एडलिब मिले, जितनी आवश्यकता है पानी की उतना पशु को पानी मिलना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक दिन के अंदर पशु ठीक नहीं हो, दूसरे दिन माना कि पशु ठीक नहीं हो, तो तुरंत पशु चिकित्सालय ले जाकर अपने पशु का उपचार कराएं। निसंदेह ही पशु जो है 2 या 3 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा और अपना जो है दूध भी वो सही ढंग से देगा और उसके उत्पादन जो है वो भी उसका मेंटेन वापस किया जा सकेगा। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की उपलब्धता है तथा उनके खेत खाली हैं, वो इस समय अपने खेतों में अदरक की बुआई कर सकते हैं। लेकिन अदरक की फसल से अच्छा उत्पादन कैसे लें, इस हेतु आपको इसकी खेती करते समय कुछ वैज्ञानिक पहलुओं के अमल में लाने की जरूरत होगी। तो किसान भाइयों, कौन कौन से वैज्ञानिक पहलू तथा आप इन्हें किस प्रकार से अमल में लाएं, इसकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का ये अंश। अदरक के लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी अच्छी पैदावार के लिए बुवाई के समय से अंकुरण तक सामान्य वर्षा तथा उसके बाद वृद्धि के लिए सामान्य से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है भूमि एवं भूमि की तैयारी। तो उसके लिए अप्रैल मई में खेत की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद रोटोवेटर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर खेत को धूप लगने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। एवं पोषक प्रबंधन हेतु सड़ी गोबर की खाद 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, नीम की खली 20 क्विंटल, नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम, पोटाश 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। किंतु फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुवाई के समय एवं 25 किलोग्राम 40 दिन के बाद एवं 25 किलो 90 दिन के बाद टॉप ड्रेसिंग से देना चाहिए। जहां तक इसके उन्नत किस्मों के चयन की बात है
तो अपने प्रदेश हेतु उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। सुप्रभा, इस किस्म में प्रकंद अंडाकार त्वचा स्लेटी एवं चमकदार होते हैं, जो 230 दिनों में तैयार होकर 200-300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती हैं और इसमें सौंठ का प्रतिशत 20.5 होता है। सुरुचि, इस किस्म में प्रकंद हल्के पीले रंग के होते हैं, जो 218 दिनों में तैयार होकर 200 से 210 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है और इससे सौंठ का प्रतिशत 23.5 होता है। सुरभि, इस किस्म में प्रकंद गहरे चमकदार व बेलनाकार होते हैं, जो 225 दिनों में तैयार होकर 190 से 215 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है और इससे सौंठ का प्रतिशत 23 होता है। इन सभी किस्मों हेतु बुवाई का समय 25 अप्रैल से 30 जून तक का होता है। देर से बोने पर अंकुरण प्रभावित होता है और उपज में कमी आती है। अदरक का प्रवर्धन भूमिगत परिपक्व प्रकंदों द्वारा किया जाता है। बड़े प्रकंदों को 3.5 सेंटीमीटर लंबाई में काटकर रोपण हेतु प्रयोग किया जा सकता है। बीज की मात्रा किस्म और प्रकंदों के आकार पर निर्भर करती है। सामान्यतः 12 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। रोपण हेतु अदरक को 15 से 25 ग्राम तक टुकड़े, जिनमें कम से कम 2 आंखें हो, का चुनाव करना चाहिए और बुवाई के पूर्व प्रकंदों को उपचारित करें। इसके लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 1 लीटर पानी में 1 ग्राम बावस्टीन, कार्बनडाइजम, 2.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दोनों दवाओं के मिश्रित घोल में 30 मिनट तक डुबोकर उपचारित करना चाहिए। एक बार बनाए गए घोल से अधिकतम 4 बार बीज को उपचारित कर सकते हैं। के बाद 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करके छाया में सुखाकर बोना चाहिए। साथ ही अच्छी उपज के लिए बीज का रोपण 30 गुणा 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी व बीज से बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हुए 5 सेंटीमीटर गहराई पर रोपण करना चाहिए। भूमि की दशानुसार अदरक का रोपण 3 विधियों में किया जाता है। पहला है समतल विधि। हल्की एवं ढालू भूमि में समतल विधि का रोपण किया जा सकता है। देशी हल से 5-6 सेंटीमीटर गहरी नालियां 20-30 सेंटीमीटर अंतराल पर बनाई जाती हैं। इन नालियों में बीजों को 15-20 सेंटीमीटर दूरी पर रोपण किया जाता है। रोपण के 2 माह बाद पौधों पर मिट्टी चढ़ाकर मेड़ नाली विधि द्वारा बना देते हैं। दूसरी है ऊंची क्यारी विधि। इस विधि में 1.2 मीटर चौड़ी एवं 3 मीटर लंबी तथा जमीन की सतह से 15-20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनाई जाती है। प्रत्येक क्यारी के चारों तरफ 50 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनाई जाती है। यह विधि भारी भूमि, जहां पर भूमि में पानी का उचित जल निकास न हो, वहां अपनाई जाती है। और अंत में है मेड़ नाली विधि। यह विधि सभी प्रकार की भूमि के लिए उपयुक्त है। आइए अब चर्चा करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। अप्रैल एवं मई में रोपी गई फसल में तुरंत सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद बरसात आने तक प्रति सप्ताह सिंचाई करते रहना चाहिए। अक्टूबर से फसल पकने के 1 माह पूर्व तक 10-15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। अदरक की फसल में पलवार बिछाना बहुत ही आवश्यक होता है। पलवार से तापक्रम एवं नमी का सामंजस्य बना रहता है, जिससे अंकुरण अच्छा निकलता है व खरपतवार नहीं निकलते हैं। रोपण के तुरंत बाद हरी पत्तियां या लंबी हरी घास 100 से 120 क्विंटल या सूखी पत्तियां 50 से 60 क्विंटल बिछाते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में। वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो
देखिए भूले बिसरे गीत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है और इसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर कृषि के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसकी कम उपलब्धता के चलते कृषि कार्य काफी दूभर होता जा रहा है और बारिश से प्राप्त होने वाले जल भी खेत से बहकर नदी नालों के द्वारा होते हुए समुद्र में जा रहे हैं। और हमारे हरियाणा राज्य में जलस्तर काफी नीचे है, लेकिन फिर भी हमारे किसान सिंचाई की परंपरागत पद्धतियों को अपनाकर पानी को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। अतः किसान भाइयों, जल संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रभावी कदम उठाएं, इस हेतु देखिए अन्नदाता कार्यक्रम की विशेष प्रस्तुति। भारतवर्ष में ज्यादातर हिस्सों में वार्षिक वर्षा जल का लगभग 70 से 80% मानसून के 3 महीनों से प्राप्त होता है तथा बाकी के 9 महीनों में सिर्फ 20 से 30% ही वर्षा होती है। अनिश्चित वर्षा जल वितरण के कारण से जहां मानसून में वर्षा जल का अधिकांश भाग अफवाह के रूप में नदी नालों में बहकर बेकार चला जाता है और मृदा अपरदन एवं बाढ़ जैसी समस्याओं को जन्म देता है, वहीं बाकी के 9 महीनों में ज्यादातर कृषि योग्य भूमि असिंचित रह जाती है। जहां पर सिंचाई का मुख्य साधन भूजल होता है, वहां पर भूजल के अनियंत्रित दोहन से भूजल का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। प्रतिवर्ष औसतन 1 से 4 मीटर तक भूजल स्तर में गिरावट देखी गई है, जो कि एक चिंता का विषय है। वर्षा ऋतु में अनियंत्रित अफवाह अपने साथ साथ उपजाऊ मिट्टी एवं पोषक तत्वों को भी बहाकर ले जाता है। पोषक तत्वों का लगातार क्षरण भूमि में सूक्ष्म एवं अति सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी अथवा असंतुलन पैदा कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप सफल फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की अतिरिक्त मात्रा देनी पड़ती है। इस प्रकार फसलों उत्पादन पर प्रति इकाई लागत बढ़ जाती है और कृषक का लाभांश घट जाता है। अगर समय पर वर्षा जल प्रबंधन की तकनीकों को प्रयोग में करके भूमि अपरदन को न रोका जाए तो कुछ ही वर्षों में हरी भरी भूमि बंजर एवं अनुपजाऊ जमीन में परिवर्तित हो जाएगी। अतः अभी भी समय रहते यदि जल संरक्षण तकनीकों को अपना जाए तो इन समस्याओं से आसानी से निपटा जा सकता है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं जल संरक्षण की कुछ विधियों पर। लोगों का विश्वास है कि दिनों दिन वर्षा में कमी होती जा रही है। कुओं के पानी का स्तर क्रमशः नीचे होता जा रहा है। ईंधन भोजन के साथ साथ पानी का अभाव बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण अपर्याप्त वर्षा, अधिक जल दोहन और वर्षा के विशाल जल का संरक्षण न करना है। जल के अभाव की पूर्ति अधिक से अधिक केवल जल संरक्षण के द्वारा ही हो सकती है। अतः जल संरक्षण के उपाय यहाँ बताए जा रहे हैं। वर्षा जल का संरक्षण। विगत वर्षों में वर्षा की स्थिति को देखते हुए अब वर्षा के जल को भी संरक्षित करना जरूरी हो गया है। इस जल को संरक्षित करने के उपाय आगे बताए अनुसार हैं। नदी नालों में स्टॉप डैम का निर्माण। नदी एवं नालों पर यदि स्टॉप डैम का निर्माण एक निश्चित दूरी के अंतराल पर कर दिया जाए तो इससे भूमि की एवं नदियों और नहरों की जल धारण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तालाबों का निर्माण। पहाड़ी और ऊंची नीची भूमि पर खाली पड़े स्थानों में तालाबों का निर्माण कर भूमि के जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ संरक्षित जल का कृषि कार्यों में उपयोग भी किया जा सकता है। पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार। पुराने पड़े तालाबों की साफ सफाई करके उन्हें नए तरीके से सजाने संवारने का समय अब आ गया है, जिससे वर्षा के पानी को इकट्ठा कर उसका कृषि में उपयोग किया जा सके। किसानों द्वारा खेतों में समोच्च बांध का निर्माण। बरसात में खेतों में मेड़ न होने के कारण वर्षा का जल बहकर बेकार चला जाता है। अतः प्रत्येक किसान को
अपने अपने खेतों की मेड़बंदी करना बहुत ही जरूरी है। कुओं के पास सोख्ता निर्माण। कुओं, ट्यूबवेल और हैंडपंप के पास 2 से 3 मीटर हटकर गोलाई में गड्ढा करके उसमें बड़े बड़े पत्थर, फिर छोटे छोटे पत्थर, फिर सबसे ऊपर रेत भरें, जिससे वर्षा का जल सोखकर कुओं में पहुंचे। नहरों नालियों की सफाई। नहरों एवं सिंचाई नालियों की तलहटी में घास, फूस और मिट्टी इकट्ठा होकर जल परिवहन में बाधा उत्पन्न करती है, अतः गर्मियों में नालियों और नहरों की सफाई करनी चाहिए। फव्वारा पद्धति द्वारा सिंचाई। जल की कमी को देखते हुए कृषकों को चाहिए कि फव्वारा पद्धति का उपयोग करें। इससे कम पानी में अच्छी सिंचाई होती है और वैज्ञानिक अनुसंधानों से ये निश्चित हो गया है कि फव्वारा सिंचाई से फसल उत्पादन और बढ़ता है। वृक्षारोपण। नष्ट होते वनों को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। इससे पर्यावरण सुधरेगा, जमीन की जल धारण क्षमता बढ़ेगी और अधिक वर्षा होने की संभावना बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, जल को संरक्षित कर आप आज के समय की मांग को पूरा करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। BBC ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में पहला प्रश्न पूछा है ग्राम क्योड़क, जिला कैथल से सही राम ने। आप किन्नों के उद्यान में समसामयिक कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। मैं अपने उन किसान भाइयों को जो नींबू वर्गीय पौधों की, विशेषकर किन्नों की जो बागवानी कर रहे हैं, तो उसमें जानकारी देने जा रहा हूं कि किन्नों की जो बागवानी है, किन्नों के जो पौधे हैं, इस समय उनमें क्या क्या आवश्यक क्रियाएँ की जाएँ कि जिससे हमारा अपने किन्नों के पौधों से अच्छा उत्पादन ले सके। हमारे किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि किन्नों बहुत अच्छी फसल है और विशेषकर बुंदेलखंड के लिए ये एक जो अधिक तापक्रम और तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं, पानी की कमी हो, उसके लिए ये एक हार्ड, एक किस्म से कठोर फल है जो प्रतिकूल वातावरण को झेलने की सहन शक्ति रखता है। तो मैं आपको बता दूं कि किन्नों में इस समय आपको ध्यान रखने की जो आवश्यकता है वो सबसे पहले बता दूं सिंचाई की। किसान भाइयों, कहीं कहीं पानी के संसाधन अच्छे हैं, तो अगर पानी के संसाधन अच्छे हैं तो कम से कम आपको 15 दिन में या 10 दिन में, 10 और 15 दिन के अंतराल पे हल्का पानी अवश्य लगाना है। जब उसमें गुड़ाई करने लायक उनके थाले हो जाएं, उनकी मिट्टी हो जाए तो गुड़ाई करवाइए और गुड़ाई करते समय जो भी खरपतवार हों पौधों के थालों से अलग करवाइए। आप जो आपके किन्नों के थाले बने हुए हैं उस पे आप मल्चिंग कर दें, घास से या पत्तों से एक अवरोधी परत बिछा दें ताकि जो सिंचाई का आपका पानी है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से कम उड़े और अधिक से अधिक पानी आपके पौधों को प्राप्त हो सके। जैसा कि हमारे किसान भाई जानते हैं कि इस पौधे में जो है 1300 ग्राम यूरिया हो जाएगी और 850 ग्राम DAP हो जाएगी, 1250 ग्राम पोटास हो जाएगी। ये फिर जब तक आपके पौधे हैं ये चलता है। तो पूरा DAP यानी पूरा फास्फोरस और पूरा पोटास और आधी नाइट्रोजन के लिए यूरिया आप फरवरी में दे देते हैं और शेष जो नाइट्रोजन आपने बचा रखी है उसको आप फल लगने के 2 माह बाद आप देखें कि इसमें ये फल आ चुके हैं और ये लगभग फल
आप लगे हुए 2 माह हो गए, इस समय आप जो आपने आधी नाइट्रोजन की मात्रा रोक ली है वो आपको थाले में देना होगी। आप देखेंगे बहुत अच्छे आपके फल चलेंगे। कुछ इसमें आप देखेंगे कि जैसे ही वर्षा शुरुआत मानसून आना शुरू होंगे उसी समय जो है इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि इसके फल गिरने लगते हैं। एक इसमें सकिंग मॉथ, एक रस चूसने वाला एक पतंगा, एक कीड़ा लगता है जो इस फल के अंदर चला जाता है और इसको फल ड्रॉप हो जाता है। तो ये समस्या अभी से इसके लिए हमारे किसान भाई प्रबंधन कर लें कि इसमें वो गिरने वाली समस्या ना आए। जैसे ही मानसून आना शुरू होते हैं कीड़े इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि इसके जो थाले हैं, जैसे ही आपका मानसून शुरू होता है तो इन थालों में आप नीम की खली, एक प्रति पौधा नीम की खली कम से कम 1 किलो आप इसका नीम की खली को अच्छी तरह से कूट लें, पाउडर बना लें और इसके थालों में मिला दें। तो जो पिछले वर्ष के इस कीड़े के अवशेष होते हैं, लार्वा होते हैं, अंडे होते हैं, पीपा होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद शुरू से ही जैसे ही एक मानसून आता है तो नीम की पत्तियों का घोल या नीम का तेल। और इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है ग्राम राजा का तालाब, जिला कांगड़ा से रंजीत सिंह ने। आप बकरियों की बर्बरी नस्ल के बारे में जानकारी चाहते हैं। बर्बरी नस्ल की जो बकरी है, इसको खासकर हम लोगों ने शहरी इलाकों के लिए बहुत ज़्यादा इसको रिकमेंडेड किया है, क्योंकि इसका एक मुख्य लाभ यह है कि इसको बहुत कम जगह की तथा बहुत कम चारे की आवश्यकता होती है, तथा बर्बरी ही एक ऐसी जाति है जिसको आप शहरी इलाकों में बिना चराई के रख सकते हो, और किसी जाति की नस्ल को आप शहरी इलाकों में बिना चराई के नहीं रख सकते। इसको आप शहरी इलाके में एक छोटा पूला आप लटका दीजिए, पूरे दिन के चारे की आवश्यकता है इसकी पूरी हो जाएंगी, तथा करीब करीब 1 से 1.25 लीटर तक दूध उत्पादन ये कर सकती है। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए सदा संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hr.hp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें खेती बाड़ी संबंधित किसी भी समस्या का निवारण के लिए हमारा निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पॉली हाउस में टमाटर की फसल में कीट नियंत्रण पर जानकारी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।